हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी तक हम अपनी हिंदी की प्रैक्टिस करवा रहे थे, आज हमको पढ़ाने जा रहे हैं लेखक और उनकी रचनाएं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते थे, पेपर में आती जरूर है हम लोग के। तो अपकमिंग एग्जाम 23 तारीख से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं लेखक और उनकी रचनाएं। तो पहले लेखक हमारे कौन आते हैं? तो पहले लेखक हमारे आते हैं संत कबीरदास। तो आता है हमारा लेखक और उनकी रचनाएं और उनकी रचनाएं, लेखक और उनकी रचनाएं। तो पहले आते हैं हमारे संत कबीरदास। लेखक हमारे संत कबीरदास। तो संत कबीरदास की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाएं आती है हमारी बीजक। बीजक, बीजक इसके 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहली आती है हमारी साखी, दूसरी आती है सबद, साखी सबद, और तीसरी आती है रमैनी। रमैनी। तो अगर पूछी आती है संत कबीरदास की, तो बीजक। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक संत कबीरदास की रचना है। इसी बारे में एक पॉइंट आता है अगला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत कबीरदास को कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर कहा है। तो पहले तो संत कबीरदास, इनकी रचना है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी सबद और रमैनी। पॉइंट आता है हमारा, किसने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। इसी तरह दूसरे लेखक आते हैं हमारे सूरदास। तो सूरदास के बारे में देखते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं। या सूरदास के बारे में पहले कुछ देख लेते हैं। महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। महाकवि सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु इनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी आती हैं इनकी 3 रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं तो सुरसागर, सुरसरावली और तीसरी आती है साहित्य लहरी। सुरसरावली और तीसरी आती है साहित्य लहरी। तो सूरदास जी, महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख रचना पदों की रचना की है। 1.25 लाख की थी, लेकिन हमारे पास 3 ही उपलब्ध है। कौन सी? सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। अगले लेखक आते हैं हमारे तुलसीदास।
तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो संत तुलसीदास संत तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। जिसमें रामचरितमानस प्रसिद्ध है या प्रमुख है। तो तुलसीदास संत कबीरदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। तो क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की है। इतना नोट डाउन कर लें, फिर तुलसीदास की रचनाएं बताएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाएं पहले आती है हमारी विनय पत्रिका। दूसरे नंबर पे आती है मेरी कवितावली, दोहावली, जीवन मंगल हो गई। चौथी आती है हमारी, पांचवी आती है रामचरितमानस। छठे नंबर पे आती है हमारी रामलाल नच्छू। तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जीवन मंगल, रामचरितमानस, रामलाल नच्छू, और आती है वैराग्य संदीपनी, और लास्ट आती है पार्वती मंगल। तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जीवन मंगल, रामचरितमानस, रामलाल नच्छू, वैराग्य संदीपनी और पार्वती मंगल। ये हमारे तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं इनके काव्य। तुलसीदास जी के काव्य की बात करते हैं तो पहला आता है मानस अवधी भाषा में है। दूसरा आता है कृष्ण काव्य, तो ये ब्रज भाषा। तो तुलसीदास जी का हो गया प्रमुख रचनाएं काव्य, पहला मानस तो अवधी भाषा में, दूसरा कृष्ण काव्य तो है जो है ब्रज भाषा में। तो अगले कवि आते हैं, यानी लेखक आती मीराबाई। तो मीराबाई जी की प्रमुख रचनाएं पहला आता है हमारा नरसिंह जी का मायरा, राम गोविंद
राम, राम गोविंद, आती है, फिर आती है गीत गोविंद, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका। तो नरसिंह जी का मायरा, राम गोविंद, गीत गोविंद का टीका। अगली आती है हमारी राग सोरठा पद, राग, राग सोरठा पद। तो मीराबाई की प्रवेश है नरसिंह जी का मायरा, राम गोविंद, गीत गोविंद का टीका और राग सोरठा पद। ये होगी हमारी मीराबाई। अगले लेखक आते हैं रहीम, रहीम। तो रहीम के बारे में जानते हैं। तो ये अकबर के आज हमने स्ट्रीम पढ़ा होगा रहीम के बारे में। तो ये अकबर के प्रधान, ये अकबर के प्रधान सेनापति थे। ये अकबर के प्रधान सेनापति तथा मंत्री तथा दरबार के 9 रत्नों में से थे, तथा दरबार के 9 रत्नों में से थे, दरबार के 9 रत्नों में से थे। तो रहीम ये अकबर के प्रधान सेनापति तथा मंत्री तथा दरबार के 9 रत्नों में से थे। अगला पॉइंट आता है, अकबर ने इन्हें खाने खाना, अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि से, खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था, विभूषित किया था। तो रहीम ये अकबर के प्रधान सेनापति तथा मंत्री तथा दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। दूसरा आता है अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। इनकी रचनाएं देखते हैं। तो अगर रचना की बात करें तो रहीम सत सही। अगली आती है मदना नष्ट, मदना नष्टक। अगली आती है बरवय, फिर आता है नायिका। तो ये हो गया रहीम, ये अकबर के सेनापति तथा प्रधान तथा दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर इन्हें खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। इनकी रचनाएं जो रहीम सत सही, मदना नष्टक, बरवय और नायिका है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगले आते हैं मेरे बिहारी, बिहारी। तो बिहारी के बारे में देखते हैं। तो बिहारी ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना है, इनकी एकमात्र रचना है। तो ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना है। तो कौन सी रचना है? रचना आती है हमारी इनकी बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। तो बिहारी जी के बारे में ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं और इनकी एक रचना है। तो वो रचना है हमारी बिहारी सतसई। अगर पूछे तो श्रृंगार रस आया है तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताया था रति होता है। तो अगले लेखक आते हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त,
मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इनके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, इन्हें राष्ट्र का, इन्हें राष्ट्र कवि का, इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है। सम्मान प्रदान किया गया है। इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट आता है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। अपना काव्य गुरु मानते हैं। अगला पॉइंट आता है इन्हीं के बारे में, ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत, ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। तो इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी आती हैं। तो रचनाएं, साकेत, जो कि महाकाव्य है, महाकाव्य। अगली आती है यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथवध और द्वापर, लाशती पंचवटी। तो इतनी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। तो इनके बारे में पहला, इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था, तो मैथिली शरण गुप्त। अगला आता है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद द्वारा मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। इनकी रचनाएं जो है साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथवध और द्वापर, लाशती पंचवटी। तो इधर नोट डाउन कर लीजिए। अगले लेखक जो कवि आते हैं हमारे, वो आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना देखते हैं। तो पहली ये थी कामायनी। कामायनी, आंसू, आंसू, झरना। कामायनी होगी, आंसू हो गए, झरना होगी, लहर, लहर। चंद्रगुप्त, लहर होगी, चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। फिर आती अजातशत्रु,
अजातशत्रु, तितली, अजातशत्रु हो गया, तितली हो गई। अगली थी कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम हो गया। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, तो कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। अगली आती है हमारी जन्मजय का नाग, जन्मजय का नागयज्ञ, कंकाल, जन्मजय का नागयज्ञ, कंकाल। अगली आती इरावती, आकाशदीप, इरावती हो गई, इरावती, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। अगली थी छाया, आंधी और इंद्रजीत। तो ये हो गई हमारी सॉरी इंद्रजाल। इंद्रजाल। तो जयशंकर प्रसाद जी की पूर्व रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, जन्मजय का नागयज्ञ, कंकाल, इरावती, आकाशदीप, ध्रुवशानी, छाया, आंधी और इंद्रजाल। तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो आंसू हो गई, तितली, लहर और आती है हमारी आंधी या इंद्रजाल। तो ये हो गया जयशंकर प्रसाद। अगला अगले लेखक आते हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। तो रचना पहली आती तुलसीदास, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, परिमल, गीतिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता और आती नए पत्ते, नए पत्ते आदि, नए पत्ते आदि। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि। तो उससे ज्यादा पूछी जाएगी नए पत्ते, नए पत्ते और परिमल, ये दो अधिकतर पूछी जाती हैं रचनाएं। इसके बाद अगले कवि आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत, इनके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं, देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुकुमार कवि कहा जाता है, कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है हिंद तरंगिणी, हिंद तरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुरस्कार से हिंद तरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से, पुरस्कार से सम्मानित है, सम्मानित है। तो पहला था सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला था हिंद तरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय कविताओं, राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें
भारतीय आत्मा के नाम से, भारतीय आत्मा के नाम से राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्माओं के नाम से भी पुकारा जाता है, के नाम से भी पुकारा जाता है, पुकारा जाता है। तो सुमित्रानंद पंत जी के बारे में जो था, सुमित्रानंद पंत जी को भाव प्रकृति का शिव कुमार कवि कहा जाता है। अगला पॉइंट है, हिंद रंगी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये पुकारा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि किस कवि या लेखक को भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है, तो सुमित्रानंद पंत जी को। तो इतना नोट डाउन कर लें, फिर इनके रचनाएं बताएं। पंत जी पद्म भूषण, सॉरी वो लाइन गलत हो, तो पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित, पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित तथा इन्हें चिदम्बरा पंत जी पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। वो लास्ट में एक पॉइंट मिस्टेक हो गया था, तो उसकी जगह ये लिखा गया है। इनकी रचनाएं देखते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं तो पहली थी वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत आदि। ये हमारे सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं हैं। तो अगले लेखक क्या कवि आते हैं। अगला पॉइंट इनके बारे में एक और आता है कि कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधान परिषद के मनोनीत सदस्य रहे। तो सुमित्रानंद पंत जी ये कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। तो ये हो गया सुमित्रानंद पंत जी के बारे में। अब अगले लेखक के कवि आते हैं, तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में देखते हैं। तो पहला आता है पॉइंट इनके बारे में, राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं,
तो राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। दूसरा पॉइंट आता है महादेवी वर्मा को जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है गीतात्मक काव्य कृति यामापर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया। तो महादेवी वर्मा राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत की गई थी। दूसरा पॉइंट आता है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है गीतात्मक काव्य कृति इनकी कृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया था या सम्मानित किया गया था। तो इनकी रचनाएं आती हैं। तो पहली आती है यामा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत आदि। तो इनकी रचनाएं यामा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत आदि। और इनकी गद्य रचना देखते हैं। गद्य रचना जो है क्षमता, अतीत के चलचित्र, अगली आती है पथ के साथी, तीसरी आती स्मृति की रेखाएं, और लास्ट आती है मेरा परिवार। तो इनकी रचनाएं जो थी वो यामा, निर्जा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत थी। और जो इनकी गद्य रचनाएं थी वो क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। और तो फिर अगले कवि आते हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो पहला पॉइंट आता है पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। अगला पॉइंट आता है हिमतरंगिनी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो इधर नोट डाउन कर लीजिए। फिर माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं बताएं।
अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय कविताओं के कारण राष्ट्रीय राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। नाम से भी पुकारा जाता है। तो तीसरा पॉइंट था राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। अगर रचना की बात करें तो पहली आती है समर्पण। अगली आती है वेणु लो गूंजे। वेणु लो गूंजे। तीसरी आती चरण। माता युग और हिम तरंगिनी। तो ये हो गई माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। तो अब अगले लेखक या कवि आते हैं तो देखते हैं आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनके बारे में पहला पॉइंट आता है रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। तो अगला पॉइंट आता है इनके बारे में। सन 1952 में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य बने। राज्यसभा के सदस्य बने। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से की उपाधि से अलंकृत सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट आता है सन 1952 में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य बने थे। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। अगर रचना की बात करें तो पहली आती है कुरुक्षेत्र, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो कुरुक्षेत्र। दूसरी थी रेणुका, हुंकार, उर्वशी। रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर हो गई। अगली आती है रेती के फूल। संस्कृति के 4 अध्याय।
4 अध्याय। लास्ट आती है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति तो जामनेरी सिंह की रचनाएं कुरुक्षेत्र, रेणुका, ओंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति की 4 अध्याय और भारतीय संस्कृति। इनकी रचनाओं में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं कुरुक्षेत्र होगी, उर्वशी, रश्मिरथी, संस्कृति 4 अध्याय और अर्धनारीश्वर, जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो अगले लेखक कवि आते हैं सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी। तो इनकी रचनाएं, सोहन लाल द्विवेदी जी की रचनाएं, पहली आती भैरवी। भैरवी, पूजा गीत, युवाधर, युवाधर, बसंती, युवाधर, बसंती, दूध बताशा, दूध बताशा, झरना, कुणाल, कुणाल और लाश आती है सोहनलाल द्विवेदी की भैरवी, पूजा गीत, युवाधर, बसंती, दूध बताशा, झरना, कुणाल और लाश आती है जो है वासवदत्ता। ये हो गई सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगले कवि या लेखक आते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो इनकी रचना देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की तो पहले थी गोदान, गोदान, गबन, रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन और काव्यकल्प, काव्यकल्प, प्रेमाश्रय। ये हो गई मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, काव्यकल्प और प्रेमाश्रय। ये हो गई हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की। अगले लेखक के कवि आते हैं तो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनकी रचना आती है पद्मावत, पद्मावत। और अगली आती है चित्रलेखन, चित्रलेखन, कहरनामा, चित्रलेखन हो गई, कहरनामा हो गई। अगली आती है आखिर, आखिरी कलाम, आखिरी। इनमें सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की। अगले लेखक या कवि आते हैं विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा जी की बता दें तो पंचतंत्र, पंचतंत्र जो अगर अधिकतर पूछी जाती है तो पंचतंत्र किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा की है। अगले लेखक हमारे आते हैं देवकी नंदन, देवकी नंदन खत्री।
देवकी नंदन, देवकी नंदन खत्री, तो इनकी है चंद्रकांता, चंद्रकांता। काजल की कोठरी, काजल की कोठरी, चंद्रकांता हो गई, काजल की कोठरी हो गई। नरेंद्र मोहिनी, नरेंद्र मोहिनी। और कुसुम, कुसुम कुमारी, कुसुम कुमारी। तो देवकी नंदन खत्री की, चंद्रकांता, काजल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, ये होगी हमारे देवकी नंदन खत्री की। अगले आते हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल की बताएं तो पहली आती है चिंतामणि, चिंतामणि। और दूसरी आती है रश्मि मानसा, रश्मि मानसा। अगले लेखक आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओद, हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इनकी रचनाएं हैं अध खिला फूल, अध खिला, अध खिला फूल हो गया। प्रिय प्रवास, अध खिला फूल, प्रिय प्रवास। अगली आती चंद्र रस कलश, पद्म प्रसून, पद्म प्रसून हो गए। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। चंद्रवरदाई, चंद्र वरदाई, चंद्रवरदाई। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। हिंदी कवि आदि, हिंदी कवि आदि। तो अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय जी की रचनाएं अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्म भूषण, वैदेही वनवास, चंद्र वरदाई, मोहम्मद गौरी और हिंदी के कवि आदि। तो ये हो गई अयोध्या सिंह हरिऔध जी की रचनाएं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। बस हाँ? अगले लेखक आते हैं फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनकी रचनाएं आती है, पहली रचना इनकी आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मैला आंचल, मैला आंचल। जो सबसे ज्यादा अगर पूछिए अधिकतर एग्जामों में अगर पूछते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं तो मैला आंचल। दूसरी आती है परिति परिकथा, परिति परिकथा, परिति परिति परिकथा। और जुलूस, जुलूस। लास्ट आती दीर्घ तपा, दीर्घ तपा। तो ये हो गए फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं। अगले कवि आते हैं वृंदालाल वर्मा, वृंदालाल सॉरी वृंदावन लाल वर्मा,
वृंदावनलाल वर्मा। तो इनकी रचनाएं तो पहले आती है मृगनयनी। मृगनयनी पहली आती है मृगनयनी। दूसरी कविता इनकी आती है कभी ना कभी। कभी ना कभी मृगनयनी। कभी ना कभी। तीसरी आती है झांसी की रानी। झांसी की रानी। और लास्ट आती है इनकी कचनार। कचनार। तो ये हो गया वृंदावन लाल वर्मा जी की मृगनयनी, कभी ना कभी, झांसी की रानी और कचनार। इसी तरह अगले लेखक कवि आते केशव दास। केशव दास तो इनकी रचनाएं देखते हैं। रसिक प्रिया। रसिक प्रिया केशव दास जी की। और आती कवि प्रिया। कवि कवि प्रिया। तो केशव दास जी की दो हैं, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। अगले कवि लेखक आते यश बाल कृष्ण शर्मा। बाल कृष्ण शर्मा। तो बाल कृष्ण शर्मा जी की रचनाएं देखते हैं। उर्मिला। कुमकुम। उर्मिला हो गई, कुमकुम हो गई। रश्मि। रश्मि रेखा। रश्मि रेखा और अल्पक। रश्मि रेखा और हो गई अल्पक। इसी तरह अगले आते हैं यशपाल। यशपाल तो यशपाल जी की रचनाएं दादा कामरेड। दादा दादा कामरेड। दादा कामरेड हो गई। अगली आती है झूठा सच। देशद्रोही। देशद्रोही। दिव्या। देशद्रोही होगी। दिव्या होगी। पार्टी। तो दादा कामरेड, झूठा सच, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी और पार्टी कामरेड। पार्टी कामरेड मनुष्य के रूप। मनुष्य के रूप। तो ये हो गई यशपाल जी की। अगले अगले कवि लेखक आते सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना देखते हैं। झांसी की रानी। झांसी की रानी। झांसी की रानी हो गई। दूसरी होती मुकुल। मुकुल। त्रिधारा। झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और लास्ट आती है इनके बिखरे मोती। बिखरे मोती। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगले आते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन की पहली आती मधुबाला। मधुबाला। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं।
और तीसरी आती है मधु कलश। मधु कलश तो हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। मधुशाला, सॉरी मधुबाला, मधु कलश, क्या बोलूं क्या, याद करो। इसी तरह अगले लेखक आते हैं हमारे धर्मवीर भारती। धर्मवीर धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की रचनाएं देखते हैं। कनुप्रिया, कनुप्रिया हो गई, और बड़ा लोहा, सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष तो ये होगी धर्मवीर भारती की। अगले लेखक हमारे आते हैं हरिवंश परसाई। हरिवंश परसाई, हरिवंश परसाई तो इनकी रचनाएं देखते हैं। हरिवंश परसाई तो इनकी रचनाएं हैं। राग नागफनी, रानी नागफनी, रानी नागफनी। दूसरी आती रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। दूसरी आती है तट की खोज, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे। अगली आती है सदाचार की ताबीज, सदाचार का, सदाचार का ताबीज। अगली है इनकी शिकायत मुझे भी है, शिकायत, शिकायत मुझे भी है। अगली हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं। अगली आती तब की बात और थी, तब की बात, तब की बात और थी। अगली थी बेईमानी की, बेईमानी की परत, बेईमानी की परत। अगली आती है पंगडंडियों का जमाना, पंगडंडियों का जमाना। और अंत में, और अंत में लाश आती है इनकी विकलांग श्रद्धा का पैर, विकलांग, विकलांग श्रद्धा का पैर, विकलांग श्रद्धा का पैर। तो हरिवंश परसाई की रचनाएं ना रानी की नागफनी कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, और अंत में लाश आती विकलांग श्रद्धा का पैर। तो ये हो गई हमारी हरिवंश परसाई की रचनाएं। अगले कवि आते हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं जो है, पहली आती है अद्भुत, अद्भुत आलाप, अद्भुत आलाप। दूसरी आती है कालिदास की, कालिदास की निर्कुशलता, कालिदास की निर्कुशलता। साहित्य सीकर, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास और उनकी कविता, और उनकी कविता। विचार विमर्श, विचार विमर्श, विचार विमर्श हो गई। और आती है इनकी हिंदी भाषा की उपाधि, हिंदी भाषा की
उपाधि, हिंदी में नवरत्न, हिंदी नवरत्न, और लास्ट आती नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। तो ये हो गई हमारी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, जो है अद्भुत आलाप, कालिदास की नृकुसुमता, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उपाधि, हिंदी नवरत्न और नाट्य शास्त्र। तो इतना नोट कर लीजिए। अगले आते हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनकी रचनाएं पहली आती है अंथाक के फूल, अंथाक के फूल। दूसरी आती है विचार प्रवाह, विचार प्रवाह। अंथाक के फूल हो गए, विचार प्रवाह होगी आलोक पर्व, आलोक पर्व, कल्पता, कबीर। अंथाक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पता, कबीर, सूरदास, साहित्य का नाम, साहित्य का नाम। अगली आती है अनबा दास, अनबा दास का पौधा, अनबा दास का पौधा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगली आती है बाण भट्ट की, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क आदि। तो ये हो गई हमारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं, जो अंथाक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पता, कबीर, सूरदास, साहित्य का नाम, अनबा दास का पौधा, हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा, विचार और वितर्क। तो ये हो गई हमारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। बस आइए रचनाएं और लेखक खत्म होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।